डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फिर से होगी भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा होगी वार्ता। डील पर आधिकारिक तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी, टेमासेक के चेयरमैन से की मुलाकात। यूपी में टेमासेक का 1000 करोड़ का होगा निवेश, और भी निवेश जुटाने की कवायद तेज। ड्रग माफिया मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में बवाल। दुकानों और बैंकों में लगाई आग, सड़कों पर बहा खून। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत को फिर से निर्धारित किया गया है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया है। भारत और अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। बातचीत का उद्देश्य समझौते को कानूनी रूप देना था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाकर अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है, बातचीत को फिर से निर्धारित किया गया है। इससे भारत को अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कुख्यात ड्रग स्मगलर एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। कार्टेल के बदले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाईवे बंद हो गए हैं, उड़ानें रोक दी गई हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। बताया गया कि एल मेंचो के गैंग के लोगों ने कई राज्यों में गाड़ियों में आग लगाकर मुख्य सड़कों को ब्लॉक कर दिया और दुकानों में आग लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक यह हिंसा जलिस्को राज्य के टापलपा में मैक्सिकन स्पेशल फोर्स के एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के बाद हुई, जिसे यूएस इंटेलिजेंस सपोर्ट से अंजाम दिया गया था। कुछ शहरों में अधिकारियों ने टूरिस्ट और लोगों से घर के अंदर रहने को कहा, जबकि ट्रक ड्राइवर को सलाह दी गई कि वे खास रास्तों से बचें या हालात ठीक होने तक अपने डिपो पर लौट जाएं। वहीं एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस और एरो मैक्सिको ने प्योर्टो वाल्टार्टा के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। मैक्सिको की ड्रग कार्टेल के खिलाफ 2 दशकों की इस लड़ाई में आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में हिंसा फैल गई है। सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी की यात्रा का मकसद उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। 2017 में एक म्यांमार दौरान के बाद इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री का यह दूसरा विदेशी दौरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विदेशी दौरे के पहले चरण में सिंगापुर पहुंच चुके हैं। सिंगापुर पहुंचने पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। होटल के बाहर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम योगी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी के साथ 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी गया है। सीएम योगी की यात्रा का मकसद उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी की यात्रा का मकसद उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। 2017 के म्यांमार दौरे के बाद मुख्यमंत्री का यह दूसरा विदेशी दौरा है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज सिंगापुर में टेमासेक के चेयरमैन श्री टियो ची हियान और उनकी टीम के साथ एक अत्यंत सफल और उत्पादक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईबीएम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर आईबीएम ने कानपुर में स्थापित करने में योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि धनराशि हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए कानपुर आईआईटी के साथ काम किया। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ में हेल्थ सेक्टर में एसजीपीजीआई अच्छा काम कर रहा है और कानपुर आईआईटी अच्छा कार्य कर रहा है। उनका मानना है कि क्वांट कंप्यूटिंग के लिए आईबीएम के लिए भवन के लिए कानपुर आईआईटी नोएडा कैंपस में सहयोग के लिए तैयार है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पीजीआई ने एक गंभीर मरीज को केजीएमयू में पहुंचाना था, जिसकी जानकारी पुलिस को अस्पताल ने दी। वहीं जानकारी मिलते ही पीजीआई से केजीएमयू रूट को ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। सभी चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रही और बिना देरी के एम्बुलेंस को चौराहा पार कराया गया। हजरतगंज चौराहे पर थाना अध्यक्ष हजरतगंज और ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सुनील ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और को महज कुछ सेकंड में हजरतगंज क्षेत्र से एम्बुलेंस को पार कराया। आजमगढ़ जिले के अहिरौला में आयोजित सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सामाजिक समरसता महारैली में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रबुद्ध ब्राह्मणों की देन है कि लोगों को यहां रास्ते पर लाने के लिए लोगों को समझाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने शंख बजाकर शंखनाद किया। ब्राह्मणों के साथ समाज के बड़ी संख्या में लोग भी आए। सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के ही लोग जीतने का काम करते थे, पर जिस तरह से आज ऐतिहासिक महारैली में भीड़ उमड़ी है, यह भीड़ समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगी। आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी 2027 में 2022 से भी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की हालत 2017 से भी खराब होने वाली है। आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के माहुल नगर पंचायत स्थित टिकुरिया मैदान में महाराजा सुहेल देव राजभर का जयंती समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों की उपस्थिति रही। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर रहे। वक्ताओं ने महाराजा सुहेल देव के शौर्य, पराक्रम और समाज के उत्थान के लिए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने समाज से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कहरौला में आयोजित पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम पर कहा कि हमारा माहौल का कार्यक्रम बहुत पहले तय था। बहराइच में सरकारी किताबों के गबन मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। परिषदीय विद्यालयों की हजारों किताबें स्टॉक से गायब कर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मात्रा में सरकारी पुस्तकें बरामद की हैं। जनपद बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र में सरकारी पुस्तकों के गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम गठित करने कार्यवाही करते हुए सरकारी किताबों की अवैध बिक्री का खुलासा किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि बीएसए कार्यालय में तैनात अनुचर आलोक मिश्रा, जो सरकारी पुस्तकों के रख रखाव की जिम्मेदारी संभालता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टॉक से किताबें निकालकर अवैध रूप से बेच दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए कुल 13,082 सरकारी पुस्तकें बरामद की और इस मामले में आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई जिले में एक 5 साल की बच्ची ने अपनी मां की जान बचा दी। बच्ची की समझदारी और एक्शन से उसकी मां जिंदा बच गई, वरना उसके हाथ कुछ भी नहीं हो सकता था। दरअसल इस महिला के घर में घुसकर उस पर हमला किया गया था। उसे बेरहमी से मारा जा रहा था। ये सब देख बच्ची डर गई, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह घर से भागकर सीधे 200 मीटर दूर स्थित कोतवाली पहुंच गई और वहां जाकर चीखने और चिल्लाने लगी। इस दौरान हमलावरों ने बच्ची के पीछे पालतू कुत्ता भी छोड़ दिया, मगर बच्ची डरी नहीं। बच्ची की हालत देख कोतवाली में मौजूद पुलिस अधिकारी तख्ते में आ गए। अनहोनी की आशंका को देखते हुए वह फौरन बच्ची को लेकर उसके घर पहुंचे। वहां बच्ची की मां को बचाया। मौके पर पुलिस ने हमलावरों को भी हिरासत में ले लिया। रमजान के महीने में लखनऊ विश्वविद्यालय में कई 100 साल पुरानी बनी लाल बारादरी मस्जिद पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ताला लगाए जाने के विरोध में कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि आरएसएस के संस्थापक मोहन भागवत के आने के बाद लाल बारादरी के अंदर मस्जिद बनी है, जिसको बंद कर दिया गया। 1800 साल पहले बनी एएसआई से संरक्षित लाल बारादरी के अंदर बनी मस्जिद को आज लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में छात्र
लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं, रमजान का महीना चल रहा है, जब तक मस्जिद का ताला नहीं खोला जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मुस्लिम छात्रों के साथ हिंदू छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन गलत कर रहा है। प्रशासन मौके पर भारी सुरक्षा पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि मस्जिद के गेट पर ताला लगा जाने के बाद छात्रों ने गेट के बाहर से ही आंदोलन दी। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित सिविल कोर्ट परिसर में एक फर्जी अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 23 वर्षीय गुफरान नामक युवक वकील की वेशभूषा में कोर्ट की तीसरी मंजिल पर एक मुकदमे में पैरवी करने पहुंचा था। अधिवक्ताओं को उस पर शक हुआ और उन्होंने पूछताछ भी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुफरान को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धारा 351(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीलीभीत में एक ससुर ने अपनी ही बहू पर राइफल से गोली चलाकर उसे मारने का प्रयास किया। इस जानलेवा हमले में पीड़िता ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी से राइफल छीनने के लिए पीड़िता के परिजन भिड़ गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। विवाद की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज मुकदमे पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के खेल मंत्री गिरीश यादव का बयान आया है। झांसी पहुंचे यूपी के खेल मंत्री ने कहा, अखिलेश यादव नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। वह हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे और लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करते रहे हैं। झांसी के बबीना में आयोजित दंगल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे खेल मंत्री ने कहा कि जनता अखिलेश यादव को नकार चुकी है। ऐसे में व्यक्ति हताश और निराश होकर उल जलूल बयान देता रहा है। अखिलेश यादव के 2027 चुनाव में जीत पर कहा कि वह सपने देख रहे हैं। उन्होंने 2022 में भी सपना देखा था, लेकिन चकनाचूर हो गया। अब उन्हें दोबारा जनादेश मिलना मुश्किल है। खेल मंत्री को कोई खेल न आने के सपा के तंज पर गिरीश यादव ने चैलेंज देते हुए कहा कि वह मुझे जिस गेम में चुनौती देना चाहे, हम हर गेम खेलने को तैयार हैं, लेकिन वह खुद पीछे हट गए। ब्रज के विश्व प्रसिद्ध रंगोत्सव और आगामी रंग भरी एकादशी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख मंदिरों के सेवायतों के साथ वृहद समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्सव के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि रंग भरी एकादशी के दिन होने वाले परिक्रमा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करने तथा निरंतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मार्ग में जगह जगह एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी तथा प्रमुख अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सोमवारों की वोटिंग हुई। इसके दौरान बूथों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इसके लिए पोलिंग बूथों के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। 48 निकायों में मतदाता अपने नगर की सरकार चुनेंगे। इसमें 9 नगर निगम महापौर, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। इसके साथ ही 1042 वार्ड पार्षदों के लिए वोटिंग है। मेयर और अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे 562 और वार्ड पार्षद के 5562 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। इस तरह कुल 6124 प्रत्याशियों का भाग्य बैलेट बॉक्स में कैद है।
सुरक्षित सीमा सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से मुलाकात की। बैठक में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों के विकास और आपदा प्रबंधन में बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में आईटीबीपी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान न केवल देश की सुरक्षा में अग्रणी है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में भी सहभागी बन रहे हैं। उन्होंने आईटीबीपी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत जिलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क, स्वास्थ्य, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर इन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच बेहतर तालमेल से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेएनयू कैंपस हिंसक और विवादित भाषणों से जुड़ी घटनाओं के चलते सुर्खियों में रहा है। यहाँ एक बार फिर से हिंसा और हंगामा हुआ। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच झड़प होने का मामला सामने आया है। छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथी छात्र संगठनों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि वामपंथी छात्र गुटों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा शुरू करने का दबाव दिया। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नेपाल के त्रिशूली नदी में यात्रियों से भरी एक बस सोमवार को संतुलन खोकर गिर गई। इस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई। नेपाल की राजधानी से करीब 90 किलोमीटर दूर बड़ा बस हादसा हुआ। नेपाल के धारिंग जिले में गजुरी के पास सोमवार की सुबह त्रिशूली नदी में एक यात्री बस के गिरने से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 यात्री घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पोखरा से काठमांडू आ रही बस पृथ्वी हाईवे पर काठमांडू से लगभग 90 किलोमीटर त्रिशूली नदी में गिर गई। नेपाल आर्म्स पुलिस फोर्स के प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि दुर्घटना स्थल से 17 शव बरामद किए गए हैं और बस से 28 घायल यात्रियों को बचाया गया। घायल यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 79वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड का आयोजन हुआ। यह खूबसूरत शाम भारतीयों के लिए भी गर्व से भरा रहा। प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म बूंग ने बाजी मारी। हालांकि जिसने सबसे ज्यादा धमाल मचाया वो वन बैटल आफ्टर अनदर थी, जिसने बाफ्टा में कुल 6 अवार्ड अपने नाम किए। सिर्फ वन बैटल आफ्टर अनदर ही नहीं, बल्कि बाफ्टा में आई स्वेयर एंड हेमनेट जैसी फिल्मों का भी दबदबा रहा। इंडिया ने मणिपुर लैंग्वेज फिल्म बूंग ने बाफ्टा में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता। इसका निर्देशन और लेखन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया था, जबकि फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने किया। फिल्म की कहानी मणिपुर के हालात को बयां करती है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।